नमस्कार मित्रों, सभ्यता अध्ययन केंद्र की इस विमर्श श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम विमर्श कर रहे हैं संस्कृत को लेकर, जो पूरे विश्व में एक चर्चा चल रही है उसके ऊपर। चर्चा चल रही है पाणिनि और पतंजलि के ऊपर। दावा किया जा रहा है कि पाणिनि के जिन सूत्रों को कोई नहीं समझ पाया, पतंजलि और कात्यायन समेत उनको उस किसी एक कैम्ब्रिज के विद्यार्थी ने समझ लिया है। यह भी दावा किया जा रहा है कि एक गुत्थी थी जिसको सुलझाई गई है। वह गुत्थी जिसको पतंजलि नहीं सुलझा सके, कात्यायन नहीं सुलझा सके। हम इस श्रृंखला के इस व्याख्यान में यह समझने का प्रयास करेंगे, क्या वास्तव में कोई गुत्थी थी। पिछली बार हमने देखा कि वास्तव में वो गुत्थी थी या नहीं, लेकिन उसको कहने का तरीका बड़ा गलत है। और वो जो दावे में एक अहंकार है, हमने उसको देखा। हमने यह भी उस पर चर्चा की थी कि किस प्रकार उसके पीछे का एक जो मोटिव है, जो उसका उद्देश्य है, वो कुछ और है। उस बौद्धिक कर्म के पीछे का उद्देश्य कुछ और है। लेकिन इस बार हम ये देखेंगे कि वास्तव में यदि वो कुछ कह रहे हैं तो उसमें कितना दम है। यह भी थोड़ा तकनीकी होगा। आप सभी श्रोताओं से मेरा अनुरोध होगा कि आप थोड़ा धीरज पूर्वक इसको सुने और उसको समझने का प्रयास करें। मैं थोड़ा सा इसकी भूमिका में इतना बता दूं, पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी है उसका प्रथम अध्याय परिभाषा का अध्याय है। उसमें सारी परिभाषाएं हैं। उसमें जैसे कि कोई एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है तो उसका प्रारंभ होता है परिभाषाओं से, टर्मिनोलॉजी से। उसमें यह बताया जाता है कि इस लीगल डॉक्यूमेंट में मैं जो शब्दों का प्रयोग करूंगा उसका अर्थ क्या होगा। बाहर उसका कुछ और अर्थ हो सकता है, यहां उसका अर्थ क्या होगा। उसी तरह पतंजलि ने उसमें संज्ञाएं दी हैं, परिभाषाएं दी हैं। जैसे उन्होंने एक परिभाषा दी घू, तो उन्होंने कहा घू का अर्थ बाहर कुछ और हो सकता है, लेकिन हमारे यहां घू का यह अर्थ होगा। तो ऐसे ही ढेर सारे शब्द उन्होंने दिया, उनके परिभाषाएं दी। और उन्हीं परिभाषाओं पर ये जो ऋषि राजपोपट हैं वो अपना दावा कर रहे हैं कि मैंने इसको ऐसे ढंग से कर दिया है कि अब बहुत सरल हो जाएगा। तो वास्तव में क्या वो सरल हो गया है? क्या वास्तव में उससे सारी समस्याओं का समाधान हो रहा है? तो इस पर चर्चा करने के लिए, जैसा पिछली बार हमारे साथ जुड़ी थी विदुषी डॉक्टर सोनिया अनसुईया जी, परिचय मैं पहले भी दे चुका हूं। आप हमारे ये इग्नू की आप असिस्टेंट प्रोफेसर है संस्कृत की। उन्होंने गुरुकुल चोटीपुरा से संस्कृत में स्नातक की पढ़ाई की है और उनका अष्टाध्यायी पे और पाणिनि के अष्टाध्यायी पे और पतंजलि के महाभाष्य पे अच्छा अधिकार है। उन्होंने उसको ठीक से पढ़ा है, वो उसको जानती हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं सभी श्रोताओं से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको आगे के अपडेट्स समय से मिलते रहें। तो सोनिया जी, पहला प्रश्न यही है कि क्या कोई गुत्थी थी? वो आपने पिछली बार कहा कोई गुत्थी नहीं थी, तो इन्होंने क्या किया है और क्या उससे कोई समस्या ठीक हो रही है? पहले तो आपने कहा समस्या है ही नहीं, लेकिन क्या वो कुछ सरल हो रहा है, कुछ आसान हो रहा है जो पतंजलि नहीं कर पाए? यहां से शुरू करते हैं। हाँ जी। नमस्ते जी। जैसे कि आपने कहा कि पाणिनि ने जब अष्टाध्यायी अपनी बना रहे हैं, तो सबसे पहले वो अपने उस पूरी अष्टाध्यायी में किस प्रकार से कार्य करेंगे सूत्रों के साथ, वही संज्ञाएं बताई हैं, परिभाषाएं बताई हैं। ये करते हुए उन्होंने कहा, वहां सबसे पहले उन्होंने अपने आप को समझाने का कि मेरे को जानो कि मैं कैसे काम इसमें आगे किया जाएगा। हर एक बात यहाँ हम ध्यान रखेंगे। और मैं ये मानती हूँ कि पतंजलिकार जो हुए हैं, उन्होंने पाणिनि की एक एक मात्रा पर इतना ध्यान दिया है कि वो उसके साथ को कभी भी पूरे अपने प्रकरण में एक तरह से कोई दो रास्ते नहीं अपनाते हैं कि पहले वो पाणिनि को इस रूप में समझा और आगे जाकर के वो दूसरी तरह से उसको प्रयोग तोड़ करके अपनी मत की स्थापना के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। हम सबसे पहले कल तक ये जान चुके थे कि गुत्थी का नाम वो होगा जिसका सॉल्यूशन आज तक ना निकला हो। एक का समाधान निकल चुका है, उसी के ही बहुत सारे आयाम, बहुत सारे समझाने के प्रकार उस एक सूत्र, पाणिनि के एक सूत्र को लेकर के जो कात्यायन, पतंजलि आदि भारतीय परंपरा ने सोचा, समाधान निकला हुआ था, शब्द बन रहे हैं। और अब तक जितने शब्द वांग्मय के आते रहे हैं, इन्हीं प्रक्रियाओं से वो सिद्ध होते आ रहे हैं।
अब उसी सूत्र को लेकर के एक दूसरा पक्ष अगर सामने आता है तो उस सूत्र का एक दूसरा पक्ष है समझाने का, कोई गुत्थी नहीं, दूसरे उस सूत्र को समझाने का एक दूसरा पक्ष। अब अगर ये दूसरा पक्ष पहले वालों का खंडन कर रहा है तो उसके लिए, और उसमें आधार ये है कि पाणिनि को समझा इस अब नए पक्ष ने है, तो हम अब एक बार एनालिसिस करते हैं कि क्या सच में पाणिनि को समझा या नहीं। और जहां पर वो समझने का दावा करते हुए पहले वाले पक्ष पतंजलि इत्यादि को खंडन कर रहे हैं, तो एक बार उन आधारों का हमें थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहिए, ऐसी हवा में ना काटें। स्वागत है, बहुत बुद्धि का कार्य इन्होंने किया है, बहुत ही। तो एक बार देखते हैं क्या वो दावा सच में ऐसा है, क्योंकि यहाँ मत स्थापना है, खंडन करके आप अपने मत को रख रहे हैं, ये नहीं है कि उसमें से ही आप एक दूसरा रास्ता और निकाला हो, ऐसा नहीं है उनका कहना। तो जैसे हम सबसे पहले इनकी थीसिस का जो कहा है उसके पेज नंबर 38 पर आते हैं, जो मेरी इस स्क्रीन पर खुला हुआ है। इसमें वो अपने पक्ष को समझाने के लिए विप्रतिषेधे परम कार्यम इस सूत्र को अप्लाई करने के लिए बताते हैं कि पाणिनि की अष्टाध्यायी में जो सूत्र हैं, जहां पर विधि सूत्र लग करके कार्य किया जाएगा, वहां पर दो तरह की सिचुएशन बनती है। उनमें कुछ सूत्र क्या हैं कि जो कि राइट साइड में काम करेंगे, जैसे ये पेज नंबर 38, यहां पर देखें, इन्होंने दो टाइप के बताए हैं कि टाइप एक बन रहा है SOI, दूसरा टाइप बन रहा है DOI। SOI मतलब सेम ऑपरेंड इंटरेक्शन, हम कहते हैं समस्थानी स्थान ऑपरेंड की दो सूत्र किसी एक जगह आके काम करने के लिए उनके बीच में ये हो कि ये होगा कि ये होगा, वो एक प्रोसेस बनती है। दूसरी है DOI डिफरेंट। तो कैसे, इसको आगे उन्होंने फिर से चित्र बताया, देखिए SOI कि एक एक जगह है, इस पर आर ये सूत्र भी आना है, ये भी आए, एक ये स्थिति बनती है। दूसरी है कि एक शब्द की दो जगह ये हैं A और B, इसमें से एक आर जो है सूत्र वो A पर आए, एक B पर आए, ये स्थितियां हैं। यहां इनको कहना है कि जो ये DOI है, इस पर ही विप्रतिषेधे परम कार्यम सूत्र जो है और इनकी व्याख्या लगा करके कार्य चल जाता है। SOI पर इस सूत्र की आवश्यकता ही नहीं है, वहां पर हम अन्य उससे ही कार्य चला लेंगे। अब और हम क्या करते हैं भारतीय परंपरा में कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी प्रतिषेध हो रहा है, उसको DOI पर चला, वो भी SOI पर नहीं चलाना चाहते हैं, DOI पर ही है कि जहां हमें ये सोचना है कि ये करें कि ये करें या उसमें कैसा होगा। तो उन DOI के स्थल कम होंगे, SOI के ज्यादा है, मिल रहे हैं, और उस समय भी प्रतिषेधे परम कार्यम अगर इनकी नई व्याख्या वाला कार्य नहीं करेगा। और वहां पर ये क्या कहते हैं, जैसे अब हम चलें एक बार पेज नंबर 77 पर, कि SOI जब स्थिति बन रही है, दो सूत्र करने हो, तो वहां पर ये कहते हैं कि आप मोर स्पेसिफिक, कि जिस सूत्र का जो एरिया है या जिसकी करने के लिए कंडीशन कम है या क्या, उसके लिए मोर स्पेसिफिक वर्ड दिया इन्होंने, जो कि अष्टाध्यायी में तो नहीं लिखा हुआ। इन्होंने कहा कि वो हमें पाणिनि के उन सूत्रों को देख करके समझ में आता है कि वो ये कहना चाहते हैं। और यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूं, इसी को ही हम लोग अंतरंग बहिरंग कार्य, और कौन सा स्पेसिफिक होगा, इसको बनाने के लिए पतंजलि ने मेरी और आपकी मर्जी पर नहीं छोड़ा, बल्कि पूरी अष्टाध्यायी को देख करके और शब्दों पर उनको लगा करके एक तरह से ये देखा है कि कब आप मोर स्पेसिफिक कहेंगे, उस समय हमें अंतरंग बहिरंग भी देखना है। ये सूत्र कहीं और अप्लाई होकर के आ गया है, स्पेस इसके लिए बचा है या नहीं बचा, निरवकाश है कि सावकाश है, ऐसा एक बड़ा विहंगम क्षेत्र देख करके उन्होंने ये मोर स्पेसिफिक, जिसको अंतरंग बहिरंग हम कहते हैं, और इनके एरिया से भी जो बच जाता है, फिर हम उनमें तुल्य बल बना करके भी प्रतिषेधे परम कार्यम वहां पर लगाते हैं। अब इन्होंने कहा कि बस मोर स्पेसिफिक,
अगर मोर स्पेसिफिक देखें और उसकी व्याख्या करते हुए जो शब्द सिद्ध हैं हमारे सामने, पता है कि क्या बनाना है, उसके अकॉर्डिंग हम सूत्र ला करके अगर ये बताने का प्रयास करें कि जी ये मोर स्पेसिफिक है इसलिए यहाँ पर ये आ गया। अब आप के सामने कोई नया शब्द आए और स्थितियां बने, उस समय कैसे डिसाइड करेंगे कि ये मोर स्पेसिफिक क्या है? क्योंकि मोर स्पेसिफिक डिसाइड करने का कोई ना कोई आधार जरूर बनाना पड़ेगा, नहीं तो मतिर क्या है कि मंडे मुंडे मुंडेर मतिर भिन्ना, सबकी परिस्थिति सोचने का कि किसी के लिए मोर स्पेसिफिक दूसरा है और किसी के लिए कुछ अलग हो सकता है। तो ये एक तरह से देखिए, अब जो चित्र दिख रहा है यहाँ पर ये मोर स्पेसिफिक को ऐसे समझा रहे हैं कि एक सूत्र को काम करने के लिए उसका दायरा इतना था, एक करने का दूसरा पक्ष था, यहाँ पर जो बीच में कॉमन आया इनमें से जो जिसकी कंडीशन सबसे कम होगी वो होगा। ये एक उन्होंने एक उदाहरण पर देकर के समझाया है। अब एसओआई बनाने के लिए भी क्या समस्या जो है कि जिसमें पाणिनि का मूल आधार ही ये लग रहा है कि वो समझा नहीं गया। जैसे कि पेज नंबर 77 की बात की गई थी, जहां पर हमें बनाना है, कहाँ गया, भानु प्लस उदय, ये शायद पहले 77 पर ही था। भानु प्लस उदय में यहां देखिए भानु प्लस उदय। अब यहां पर एसओआई बना करके ये समाधान कर रहे हैं। एसओआई का मतलब क्या समझना है कि हिंदी में लिखूं मैं अगर, भानु प्लस उदय कि कोई एक चीज, दो सूत्र, कोई एक सूत्र ए है एक बी है, दोनों ए और बी या तो यहां काम करने के लिए आए या ये दोनों ही सूत्र ऊपर आए, तब ये सेम एसओआई इनका बनेगा। परंतु भानु उदय में स्थिति क्या हुई कि एक सूत्र इको यणचि जिसका कार्यस्थल है उ, कि वो इक के स्थान पर यण करेगा, तो भानु में ई है, इसके उ है, उसके स्थान पर उसको यण आदेश करना है। दूसरा सूत्र जो यहाँ आ रहा है वो है कि जो उ प्लस उ को मिलाकर के दीर्घ उ करेगा। एक है जो केवल उ को व करेगा, एक है जो इन दोनों को मिला करके, तो व जिसको होना है और बड़ा उ जिसको होना है, इनका जो स्थान है ऑपरेंड है वो सेम नहीं है। तो अब क्या कहें, और इनकी फिर एक्सप्लेनेशन नहीं चली, तो इन्होंने कहा कि आप ये सोचें कि जो उ के स्थान पर वह होना है जिसके लिए पाणिनि ने सूत्र बनाया है इको यण अचि, उसमें आप ये कहें कि वो कहते हैं कि उ प्लस उ इस स्थिति में आदेश होगा व प्लस उ, अर्थात इक प्लस अच के स्थान पर यण प्लस अच ये आदेश होता है। तो देखिए, जैसा हम पहले कह रहे थे कि सबसे प्रथम पाद में उन्होंने ये सिखाया है कि जहां कहीं सप्तमी विभक्ति लगी होगी तस्मिन इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, कि सप्तमी विभक्ति वाला कोई शब्द जो राइट हैंड साइड है यहाँ पर RHS, तो उससे पूर्व को कार्य होगा। ओनली जो यहाँ होगा शब्द उसमें कार्य होगा, और उसमें भी उसके पूरी की जगह आप रखेंगे, उसे रिप्लेस करेंगे या उसके बाद वाले में रिप्लेस करेंगे, कहाँ करेंगे ये भी वो जगह बताने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही वो कहते हैं कि जहां कहीं पंचमी विभक्ति होगी उससे में उत्तर को कार्य किया जाएगा, अर्थात उस समय केवल उत्तर वाले पक्ष में आपको कुछ ना कुछ छेड़खानी करनी है, इस वाले में कुछ भी नहीं। तो अगर, और षष्ठी विभक्ति का अर्थ बताया स्थान पर, तो अगर अब जब इको यणचि कहता है कि राइट पर केवल आपको अच देख करके इधर ए जो लेफ्ट है यही कार्य करना है, तब हम कैसे ये कह दें कि पाणिनि को यूं समझ ले कि वो कहना चाहते हैं कि इक प्लस अच के स्थान पर वो यण प्लस अच आदेश करते हैं। तो एक तो यही आधार वो हो गया कि अपनी एसओआई की कंडीशन बनाने के लिए हम इको यणचि सूत्र की व्याख्या को ही थोड़ा सा अलग कर दें।
चलिए अब भी मैं ये मानूं कि हाँ आप कर सकते हैं, कर लें, समझाने के लिए या थोड़ी ढील दी जाए, तो अपने इस पक्ष को ही फिर सब जगह लगाएं। जो आप अब ये पक्ष मान रहे हैं कि ऐसा हुआ है कि इको यणचि में इक प्लस अच के स्थान पर यण प्लस अच आदेश है, तो वैसा ही करें। जब, क्योंकि इससे पहले जब ये डीओआई अपना पक्ष समझा रहे हैं कि पेज नंबर पहले जहां पर आता है 51 नंबर पेज पर हरि प्लस आंग ये स्थिति हुई, यहां लिखती हूं मैं, हरि प्लस आंग ये स्थिति हुई। यहां पर इनका कहना था कि ई इसके स्थान पर तो यह होना है और आ इसको ना होना है। तो अब यहां देखें, वही सेम ए सूत्र इको यणचि आकर के ई को तो यण करने के लिए आया है और आंग को ना करने के लिए, तो ये डिफरेंट ऑपरेंट इंटरेक्शन बन गया कि ए दो सूत्र अलग अलग जगह पर एक साथ उपस्थित हो रहे हैं। अब क्या किया जाए? ऐसे में ये समाधान देते हैं कि जी आप राइट साइड वाला काम कर लीजिए, ना कर लीजिए, और हरिणा ये सीधा ये शब्द बन गया। पर आप आगे जाकर के इको यणचि के लिए जो स्थान बना रहे हैं, जहां रिप्लेस करना है, वो स्थान कह रहे हैं कि आप इक प्लस अच, तो इसको भी यहां फॉलो कीजिए, या तो उसको फॉलो करेंगे तो ये डीओआई का केस ही नहीं बनेगा। फिर कैसे? आपके ही स्थापित मत के अनुसार यहाँ पर एक तरह से खंडन हो जाता है। तो इसलिए लगता है कि पाणिनि को अभी ये समझने का शायद और पुनः विचार करना चाहिए। और देखिए अभी जहां त्रि प्लस आम स्त्रीलिंग में इन्होंने जो उदाहरण दिया है त्रि प्लस आम, उसमें क्या होता है कि स्त्रीलिंग में त्रि प्लस आम ये स्थिति है। यहां पर एक तो त्रयस त्रय है, इस सूत्र से इस त्रि को त्रय आदेश प्राप्त है, और एक आगे आकर के आता है तीसरी चतस्री स्त्रियाम ऐसे करके कि नहीं आम परे रहते स्त्रीलिंग में त्रि के स्थान पर वो कहते हैं कि तीसरी आदेश हो जाए। तो अब देखिए ये इनका एसओआई का वो बना कि त्रयस त्रय को भी त्रि में ही कुछ करना है और तीसरी चतस्री इसको भी यहीं पर ही उससे तीसरी में परिवर्तित करना है। तो सेम ऑपरेंड हो गया। उस समय ये कहते हैं कि मोर स्पेसिफिक दीजिए। नाउ व्हाट इज मोर स्पेसिफिक? तो कहते हैं कि त्रयस त्रय है तो कहीं भी लग जाएगा, नपुंसकलिंग में भी पुल्लिंग में भी, और ये स्पेसिफिक था तीसरी चतस्री केवल स्त्रीलिंग में ही, इसलिए मोर स्पेसिफिक है तो हम त्रि के स्थान पर तीसरी कर देंगे। पर आप ध्यान दें, कल की ही वीडियो में बताया था कि पेज नंबर 83 पर वो उन्होंने सिद्ध किया था कि त्रयस त्रय है तो पाणिनि का सूत्र ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उस टाइम जब इन्हीं दो शब्दों से त्रि प्लस आम ये शब्द वो बना रहे थे और हमें रूप बनाना है त्रयाणाम, तब तो उन्होंने कहा था कि ये त्रयाणाम पाणिनि ने इसके लिए कोई सूत्र ही नहीं बनाया। अगर वो बनाते तो त्रयस त्रय नामी इस तरह से बनाते, और पूरी कहानी थी उसके लिए सुना। क्यों? क्योंकि उस समय इनका डीओआई का केस बना दिया इन्होंने कि एक तो इस त्रि के स्थान पर हमें त्रय आदेश करना था ये, और एक आम को नुट का आगम करना था। तो अब दो काम अलग अलग जगह पर हो रहे थे, डीओआई का केस था। अगर उनके केस को हम मान रहे थे कि लेफ्ट में कार्य कीजिए, नुट कर लेते हैं, तो ये त्रय नहीं हो पा रहा था। त्रय नहीं हो पाया, तब ये कहा गया कि त्रयस त्रय है पाणिनि का सूत्र नहीं है। अगर पाणिनि का सूत्र नहीं है तो आप त्रि प्लस आम में कैसे कॉन्फ्लिक्ट दिखा सकते हैं? एसओआई हो सकता है कि वो त्रि की जगह त्रयस त्रय भी प्राप्त है और तीसरी चतस्री भी है, और देखिए मेरा समाधान ये कहता है कि मोर स्पेसिफिक को आप रिप्लेस कर दीजिए। तो ये थोड़ा सा इस तरह से लगता है कि पाणिनि को समझने के लिए पतंजलि जब एक चीज आधार मान करके चल रहे हैं, उसकी वो हर एक लाइन हर एक अक्षर की कहाँ क्या कंडीशन पाणिनि ने कौन सी विभक्ति का लगा करके बोला है, तब ही वो अपना मत स्थापित करते हुए चल रहे हैं। और भी हैं आगे, एक साथ इतने सारे डिस्कस करेंगे तो शायद उसमें लंबा हो जाएगा। तो एसओआई स्थितियों में पहला तो यही, एसओआई जब सिचुएशन बन रही है उस टाइम अगर हम ये बताने चलें कि हु आर मोर स्पेसिफिक,
हु इज मोर स्पेसिफिक। तो ये हर सूत्र पर सोचना पड़ेगा, फिर लास्ट में जाकर के हमें कुछ ना कुछ लाइनें बनानी पड़ेंगी, चाहे इंग्लिश में हो, उनको आप कुछ और नाम दें, हम उनको परिभाषाएं कहते हैं, ये बनी हुई हैं। तो अगर मान लीजिए किसी सिस्टम मशीन भी आप सिखा रहे हैं, तो उस कंप्यूटर या मशीन को कैसे बताएंगे हु इज मोर स्पेसिफिक, कोई उसमें सिस्टम फिट करना पड़ेगा, और वही सिस्टम को ही हम अपनी संस्कृत भाषा में, संस्कृत निष्ठ में नाम कहते हैं कि ये परिभाषाएं हैं, मेटा रूल्स, जो पतंजलि, कात्यायन आदि बाद के ऋषियों ने पाणिनि को समझते हुए उनको कहा कि ये सिस्टम इस तरह से काम कर दिया है, किसी भी सिस्टम को समझाने के लिए, ह्यूमन के सिस्टम के साथ साथ किसी अन्य सिस्टम को भी समझाने के लिए, वहां पर भी अगर एक बार उसमें सिखा दी तो वो कार्य करता रह सकता है। और रही बात थोड़ा सा यहाँ पर, मैं ये जो है, अभी मैं कोई पारंगत विदुषी नहीं, क्योंकि भाषा या अध्ययन शास्त्र की गहराई में जितना उतरते हैं वो वहां पर यूं ही जाकर के लगता है कि अभी मैंने कुछ नहीं जाना और जानना है। हर टाइम एक नया रूप शब्द का आगे आता है, उस समय उसको कैसे किया जाएगा। तो जो ये सिस्टम बना हुआ है पाणिनि का, वो केवल ये नहीं है कि उनके समय प्रचलित शब्दों पर ही अप्लाई होगा, वो एक सिस्टम समझा रहे हैं कि एनी सिचुएशन हमें रूल सॉल्यूशन इन्हीं से निकालना। क्या भाषा के शब्द यूं निश्चित हैं कि इतनों पर ही कार्य करना, और कहाँ करेंगे? जब जब नए नए शब्द आ रहे हैं उनके लिए नए सूत्र बनेंगे, तो वे सूत्र भी इसी सिस्टम पर आधारित होंगे। आधार यही है, इको यणचि या अचह परस्मिन, जो उन्होंने बताया, तस्मिन इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, इसी की ही सीमा में रहते हुए आप नए सूत्रों को बनाने का प्रयास करेंगे या व्याख्या करने का प्रयास करेंगे, तभी एक मैकेनिक वो पूरा काम कर सकता है। उससे बाहर या छेड़खानी की तो एक्सप्लेनेशन और ज्यादा देनी पड़ेगी, वो भी एक इस महाभाष्य से भी ज्यादा बड़ा महाभाष्य हो जाएगा उस पर, क्योंकि क्या एक एक शब्द को समझाएंगे, भाषा के एक एक शब्द को समझाने के लिए तो सदियां लग जाएंगी, क्योंकि ये कहा गया है कि सप्त द्वीपा वसुमती ही, कि 7 द्वीप हैं, पता नहीं कहाँ पर कौन सा शब्द कैसे किस उसमें बोला जा रहा होगा। हर एक को समझाने के लिए इतना मोर स्पेसिफिक कब 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 तक बताते रहेंगे। तो इस पर और ऐसी कुछ हैं चीजें। तो ये एक विप्रतिषेधे परम कार्यम सूत्र को समझने की एक नई विधा तो हो सकती है। इस आधार पर अभी कहना कि पतंजलि का खंडन हो गया, पतंजलि नहीं समझ पाए, वो थोड़ी सी एक जल्दी ही आतुरता है। आपका म्यूट। हाँ, मैं इसमें यही बात जो आपने कही सोनिया जी, कि कोई भी जो ज्ञान की शाखा है, भारतीय परंपरा यही कहती है, जब उसमें हम डूबते हैं तो हमें लगता है कि अभी तो समुद्र सामने में है, हम तो तट पे खड़े हैं, बहुत सीखना है, बहुत जानना है। हम ये अहंकार में भर के दावा नहीं करते हैं जो दावा किया जा रहा है। दूसरी बात क्या है जो आपने कही कि पतंजलि ऋषि थे, पाणिनि ऋषि थे, तो उन्होंने जो व्याख्याएं की वो केवल एक केस को देख करके नहीं की, तो उन्होंने एक संपूर्णता में उस पर विचार किया और सारे जो संभावनाएं हो सकती हैं उनको सामने में रखा। अभी यह चीज इनके ये में नहीं है, तो हम यह कह सकते हैं क्या कि इन्होंने जो गुत्थी सुलझाने का प्रयास किया है, उन्होंने एक नई गुत्थी खड़ी कर दी है, जिसको सुलझाने के लिए भविष्य के सारे वैयाकरणों को लगना पड़ेगा, विच इज मोर स्पेसिफिक। हर एक शब्द में हम ये चिंतन करते बैठे। हाँ, अगर छोटा सोल्यू अब एसओआई को देखने के लिए, मोर स्पेसिफिक देखने के लिए ये कहें कि आप पतंजलि इत्यादि उनकी सारी परिभाषाओं को भूलें और तब आप मोर स्पेसिफिक बनाने चलें, तो बड़ी गड़बड़ होगी। तो जैसे एक नई मैंने गुत्थी सबसे, सामने में आ जाएगी। मतलब हम ये हाँ कह सकते हैं कि इन्होंने गुत्थी सुलझाई कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इन्होंने एक नई गुत्थी जरूर खड़ी कर दी है, एक पहेली बना दी है, एक रिडल फॉर्म किया है कि अब आप उसमें घुसिए और हर शब्द के लिए एक नया कुछ नुस्खा निकालते रहिए बनाने के लिए, जो पतंजलि के उपायों में नहीं करना पड़ता है। अभी एक उदाहरण देके मैं समझाऊं आपको, हाँ अगर जी। थोड़ा सा समय हो तो। जैसे हमारे पास, हमें ये शब्द बनाना है, स्थिति हो जाती है शिव धातु से इधर न है और व के स्थान पर उ हो जाता है, ऊठादेश, और ये न हो गया। अब देखिए, इसी
ई को स के ई को यण को गुण आदेश, गुण होना, एसओआई बन गया इनका कि एक यण कार्य होना है, एक गुण कार्य, और दोनों ही ई की जगह पर होने। अब आप सोचे होगा, कहेंगे अब मोर स्पेसिफिक सोचें, आपके सामने अब ये शब्द नहीं है, तब सोचें क्यों है। इको यणची सूत्र का आप दायरा देखेंगे, उधर गुण होता है पुगंत लघु पदस्य। अब देखेंगे ये भी इक के स्थान पर करता है, ये भी इक के स्थान पर होता है, कॉमन हो गई चीज। इसको परे चाहे एक इक के साथ एक कंडीशन लगा दी लघु, यहाँ इक वास्ट एरिया था कि इक इतना ही नहीं कि ई उ, पुगंत लघु पदस्य ने कहा लघु ई हो, और इधर इको यणची में दीर्घ ई हो तो इक का दायरा बड़ा इको यणची में, और पुगंत लघु पदस्य का दायरा छोटा, कि इक में से भी केवल लघु ई के स्थान पर ही आपका गुण होगा। तो एक इस दृष्टि से इसका दायरा मोर स्पेसिफिक हो गया। दूसरा शर्त ये कहता है अची, इस कि अच परे रहते, कोई भी अच, किसी का, धातु का, प्रत्यय का, कहीं का भी अच मिल जाए, कोई शर्त नहीं। यहां इधर कहा था कि वो वो किसका हो, केवल सार्वधातुक आर्धातुक प्रत्यय। अच वहां खुला है पूरा, कि अच किसी का भी अच हो तब। तो मोर स्पेसिफिक कौन हो रहा है सब दृष्टि से, पुगंत लघु पदस्य। तो हमें इसका कार्य करना चाहिए, इसका कार्य यदि कर दिया, अब देखिए सी के उसको क्या हो जाएगा, सी के ई को गुण होकर के से, आगे है उ, आगे है न। अब अयादि संधि करेंगे, सय, फिर आगे है उ, फिर है न, ये है ऐसे। अगर इसको फिर गुण भी करें यह उ को, सयो न, ये शब्द बनता है। अगर मोर स्पेसिफिक, अब मेरी मोर स्पेसिफिक की स्वतंत्रता मेरे पास है ना, और कंडीशन लगाएं भी लॉजिकली कि दोनों को ई की जगह पर करना है, और उधर किसकी शर्त क्या है। तो ये इस तरह की हर एक शब्द पर दुद्युशति है, आगे बहुत सारे उदाहरण महाभाष्यकार ने अपने इसमें जब मत की स्थापना के बाद दिए हैं तो वहां कहा है, उन सब में मोर स्पेसिफिक ही लग रहा है, सब में उनकी परिभाषाएं अंतरंग बहिरंग ही हैं। तो उनमें कितनी क्या क्या बार कितना लॉजिक इसको लगाने, और फिर उनको आपको एक पैरामीटर बना करके फिट करना, फाइनल वो देनी है कोट अपनी ओर से कि दिस इज मोर स्पेसिफिक। और हर स्थिति में, जैसे कि यण में कार्य क्षेत्र अलग है कि उसको तो अच मात्र चाहिए, गुण कार्य होना एक अलग, तो ये थोड़ा सा एक, या तो वो इस पर महाभाष्य एक और नया लिखने की योजना होगी या क्या है, तो पर अभी थोड़ी सी जल्दी है ये कहना। तो हाँ। मैं तो इसको इसी रूप में देखता हूं जो अभी आपने समझाया है, और जितना मैं थोड़ा बहुत अष्टाध्यायी की सामान्य सी जानकारी जो मेरे पास है, उससे मैं जो समझ पा रहा हूं कि वास्तव में एक गुत्थी सुलझाने का दावा करके उन्होंने एक नई गुत्थी रखी है, जिससे संस्कृत के आगे के सभी वैयाकरणों को जूझना पड़ जाएगा। और इसलिए पतंजलि कहीं गलत नहीं थे। पतंजलि ने तो जो समाधान दिया है वो आज भी काम चल रहा है और उससे अच्छा काम हो रहा है। उन्होंने जो गुत्थी दी है उसको सुलझाने में पता नहीं सर कितने वर्ष लगेंगे। तो अभी यह कहना कि हमने गुत्थी सुलझा दी है, हम भारतीयों को इससे बहुत प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। हमें थोड़ा इसको और सावधानी पूर्वक जांचने परखने की आवश्यकता है। इस पे शोर मचाना निश्चित ही बहुत ही इसको हम कहेंगे इमैच्योर, अपरिपक्व कार्य है जो भारत की मीडिया अभी कर रही है। जो भारत की मीडिया शोर मचा रही है वो दरअसल अमेरिका से कोई आया है और वो कुछ संस्कृत के बारे में कह रहा है, तो भारत की मीडिया एकदम बिल्कुल पागल जैसी हो जाती है। उनको लगता है वाह कितना बढ़िया कोई कोई कह रहा है। यही बात कोई भारत का विद्वान कहता है। सबसे बड़ा तो मुझे यूं लगता है कि जिसको संस्कृत नहीं आती उसके सामने आप ये कह दें कि गुत्थी सुलझ गई, अब उसको उत्तर हमसे ले जो जिनकी सुलझी हुई थी, जिनको कहा कि उनकी सुलझा दी है, अब वो उनको टेक्निकली समझाना पड़ेगा, इसको कोई समझेगा नहीं। तो क्योंकि उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा प्रत्युत्तर देने के लिए, तो आसान बना
आपको वो करने के लिए, तो एक हवा बना दी। मेरी माँ ही है, वो यूं पूछे कि भी ऐसा क्या था कि तुमने आज तक नहीं सुलझाया, अब सुलझ गया, तो उसको मैं कैसे समझाऊं कि क्या समस्या थी, कैसे हो गई। तो ये एक जन सामान्य के मन में ये घुसा देना कि संस्कृत वाले भारत में रहते हुए वो नहीं सुलझा पाए सदियों से, पता नहीं कब से, ये तो 2500 तो खुद समय निश्चित कर रहे हैं, हम तो और पुराना कहें अगर इनको, जी बिल्कुल बिल्कुल, लगभग 6000 हाँ, वर्ष। जी तब से उलझे पड़े हैं, हद हो गई ये तो। जी उनको कैसे समझाऊं मैं, जन सामान्य जो आज एक तो इसी व्यवस्था ने संस्कृत से दूर रखा, उस जन जी सामान्य के मन में एक चीज और घुसा दो कि जी आप लोगों ने नहीं सुलझाया। अभी एक पीएचडी कैम्ब्रिज से हुई है, चाहे वो भारतीय मूल के ही विद्यार्थी, बहुत अच्छा काम किया है, पर अभी इसका विलोडन करके, इसके पूर्व पक्ष में रखते हुए सभी आयामों पर चिंतन करके, थोड़ा भाषा का कार्य है ये ध्यान रखें। बिल्कुल, इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत की मीडिया और भारत के पत्रकारों को इस पर सावधानी बरतनी चाहिए। यदि वो ऐसा कोई चीज देखते हैं तो उस पर इतने उछलने कूदने शोर मचाने की आवश्यकता नहीं है। और यदि वो ऋषिराज पोपट का बयान ले रहे हैं, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो भारत के किसी संस्कृत के ऐसे स्कॉलर को साथ में बैठाएं जो इस बात को बता सके कि वो कितना सही बता रहा है, कितना गलत बता रहा है। शायद तब जाकर मीडिया का सही काम सामने में आता। दुर्भाग्य यह है कि भारत का मीडिया इस काम को नहीं कर रहा है, और इसीलिए एक बहुत ही गलत बात, जिसको एकेडमिक डिबेट में जाना चाहिए था, वो पब्लिक डिबेट में जा रही है। एक प्रोपेगेंडा मटेरियल के रूप में उसका प्रयोग हो रहा है, और इसी बात को हम कह रहे हैं। और इसीलिए मैंने उसको लिखा है, जो इस बात को लिखा कि भारत पर ये सभ्यतागत एक आक्रमण, वो इसीलिए लिखा जा रहा है। यदि ये प्रोपेगेंडा नहीं होता, ये एकेडमिक डिबेट में आता, भारत के विद्वानों के पास ये चर्चा के लिए आता, तो इसको इस रूप में हम बिल्कुल नहीं देखते। लेकिन यह नहीं होकर, बिना उस चीज को साबित किए, बिना उसके आधिकारिक विद्वानों से संवाद किए, उनसे शास्त्रार्थ किए, आप किसी बात को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। यही एक आक्रमण है। मुझे लगता है आज के सत्र में इतना पर्याप्त रहेगा। अगली बार हम फिर बैठेंगे, यदि कोई और प्रश्न आया सामने में तो हम उस प्रश्न को लेकर बैठेंगे। डॉक्टर सोनिया अनसुईया जी ने बहुत ही व्यस्त दिनक्रम में, उनका दिनक्रम बहुत व्यस्त चल रहा है आजकल, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने समय निकाला। मैं उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। आपका आभार। सबको नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलेंगे। नमस्कार। धन्यवाद।